हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हुए हैं अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ में भूगोल का तीसरा पार्ट लेकर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें सबसे पहला जो शब्द है वह है घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहेंगे? घूर्णन। परिक्रमण। परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। कक्षीय समतल, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे अपने आगे पाठ में। चलिए, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति वृत्त जो होता है, ये ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ये भी एक रेखा है, उसके ही बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। तो ये कुछ शब्द थे जिनका हमें अर्थ पता होना चाहिए, जिनका हमें पता होना चाहिए कि ये क्या हैं। और अभी हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। अब सबसे पहले एक बार हम यहाँ इस चित्र पर नज़र डालते हैं। कक्षीय समतल, पृथ्वी का ये कक्षीय समतल है और उसका जो पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है, उस पर जो लंब है, हमने कल भी पढ़ा था, यह अक्ष है, एक मानी हुई, एक झुकी हुई जो कल्पित रेखा है, वह एक सुई है जो कि झुकी हुई है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और इसके जो बिंदुएं हैं, जहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो ये कल्पित रेखा है, मानी हुई अक्ष है, और जो ये दो बिंदुओं से गुजरती है, तो वह हमने कल भी जाना था कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है, वो कैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे कि जो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है और कक्षीय समतल है, ये क्या है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ये हमने जान लिया। पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है, ये जो हम अक्ष मानी हुई कल्पित रेखा है, अक्ष पर घूमती है, तो वो गति क्या कहलाती है? घूर्णन। और परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि वो जब परिक्रमा करती है, चारों तरफ से जाती है, एक रास्ते से होकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी का जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, पृथ्वी की एक जो काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक कक्षीय सतह से। अब यहाँ देखेंगे हम, ये जो पृथ्वी है, ये ग्लोब के रूप में हम पृथ्वी को देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक काल्पनिक रेखा है, जो इसकी कक्षीय सतह से, ये काल्पनिक रेखा, इसकी जो ये कक्षीय सतह है, ठीक है, यहाँ से एक कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है? यह 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये समान तल हैं जो, ये क्या कहलाता है? इसका कक्षीय समतल। ठीक है, समतल वह जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसी के कारण जब दिन और रात बनते हैं, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम। चलिए,
पृथ्वी का आकार गोल है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह गोल है, आपको दिखाई दे रही है। गोलाकार होने के कारण ये जो सूर्य की जो किरणें हैं ये सिर्फ पृथ्वी के एक आधे हिस्से पर गिरती हैं, और जब आधे हिस्से पर सूर्य की किरणें गिर रही हैं तो आधे हिस्से पर क्या है, सूर्य की रोशनी नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, रात का समय है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है जहाँ पर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, ये सूर्य के नज़दीक है, ये सूर्य से दूर है, तो वहाँ रात होती है। ठीक है, अब ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वृत्त है, आपको पता ही है ये पृथ्वी गोलाकार है, इसीलिए इसे प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे। जो इसको जो है ग्लोब पर जो है दिन और रात को विभाजित कर रहा है उसे क्या नाम दिया गया है, प्रदीप्ति वृत्त कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, हमने घूर्णन के बारे में जाना, घूर्णन जो उसकी गति है पृथ्वी की, तो घूर्णन से क्या हो रहा था, दिन और रात बन रहे थे। अभी हम परिक्रमण के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, अब जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूम रही थी, अब तो उसे क्या कहा था, उसकी गति को घूर्णन कहा था। ठीक है, अब परिक्रमण क्या है, पृथ्वी जब अपनी जो दूसरी गति है जो पृथ्वी की वह है परिक्रमण। परिक्रमण में जो है सूर्य के चारों ओर कक्ष में चक्कर लगाती है, घूमती है। जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर होता है वह पृथ्वी एक वर्ष या 365 यानी कि 365 दिनों के जो हमारे और एक दिन का 1/4 भाग जो होता है उतने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में हम 365 दिन को मानते हैं और अपनी सुविधा के लिए जो 6 घंटे होते हैं उनको नहीं जोड़ते। ठीक है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए जो 6 घंटे होते हैं, अब देखो हम यहाँ देखते हैं, एक बार सोचने की बात यह है कि पृथ्वी कितने दिन में हम अपना चक्कर करती है सूर्य के चारों तरफ, 365 दिन और 6 घंटे, यानी कि एक दिन का 1/4, तो हमारे पास कितने घंटे हुए, 6 घंटे हो गए। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में, तो जो 6 घंटे होते हैं उसको हर वर्ष ना ऐड करके नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उसको अपने चारों वर्षों में जितने प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर क्या होता है, एक दिन बन जाता है, 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो इसके अतिरिक्त ये दिन जो है फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि फरवरी में कभी 28 तो कभी 29 दिन होते हैं। ये दिन जो 29वां दिन होता है जो हर 4 साल बाद आता है, वो इसी 6 घंटे को मिलाकर एक दिन बन जाता है, इसीलिए फरवरी में इस दिन को ऐड किया गया है। इस प्रकार इस वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। इसे लीप वर्ष बोल देते हैं, जिसमें फरवरी के महीने में 29वां दिन ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे जान लिया कि जो लीप वर्ष है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हो जाता है। जो 6 घंटे हैं वो हर वर्ष ऐड किए जाते हैं, जब उन 6 घंटों से एक दिन बन जाता है तो उसको लीप वर्ष में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अभी हमने जान लिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उस गति को परिक्रमण कहते हैं, और उसी गति के कारण हमारा जो वर्ष जो 4 साल बाद एक वर्ष होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, जो कि हर साल के 6 घंटों से मिलकर बना एक दिन हो जाता है, जिसे फरवरी के महीने में हम जोड़ देते हैं। फिर अब पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं। अब पृथ्वी जो है वो परिक्रमण करती है, यानी कि सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो आमतौर पर एक वृक्ष को जो है गर्मी, सर्दी, वसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे जो एक वर्ष होता है उसमें गर्मी,
सर्दी, वसंत ऋतु और शरद ऋतु आती हैं। तो इन ऋतुओं में परिवर्तन जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं। यहाँ पर आप इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी स्थिति सूरज से किस प्रकार से है। जैसे अभी यहाँ पे ये सूरज है और पृथ्वी ये इस प्रकार इसका चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार तो सूर्य का जो सीधी किरणें हैं उसके इस भाग पर आ रही हैं, यानी कि जो उसका उत्तरी गोलार्ध पर ज़्यादा सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक समान किरणें हैं, ना ही तो इधर इस तरफ कम है ना इस तरफ कम है, ठीक है, एक समान किरणें हैं। और यहाँ से फिर से सीधी किरणें सूर्य की जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके दक्षिणी गोलार्ध पर ज़्यादा होकर गिरती हैं। तो आप यहाँ पर इसको दोबारा से समझेंगे। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि अभी जानेंगे। पृथ्वी में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अभी अभी हमने देखा था कि जब जो पृथ्वी है सूर्य की जो सूर्य से पृथ्वी की स्थिति जो ऐसी हो जाती है, जो उत्तरी गोलार्ध जो है 21 जून को सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो सूर्य की ज़्यादा किरणें कहाँ जा रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में जा रही हैं, जिससे इस भाग पर ऊष्मा अधिक पड़ती है और ये क्या है, यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। यहाँ हमने जान लिया। एक बात और ध्यान देने की है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार फिर से इसको ध्यान से देखें कि जो ध्रुवों के पास है ये इसकी किरणें सीधी इसके मकर रेखा की तरफ जा रही हैं, मकर रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा है न, तो फिर हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी गिर रही हैं, यानी कि जो ध्रुवों पर सूर्य बीच में है यहाँ पे और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं ऐसे सीधी जाएंगी। सूर्य अभी इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ कैसे जाएंगी, तिरछी होकर जाएंगी। तो ध्रुवों पर हमेशा जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ पर जो है हमारी सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी पड़ती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, इसी के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं, यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लगातार दिन रहता है, क्योंकि हमें पता है जो पृथ्वी है वह उसकी गति कैसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो उसके जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। हमने अपने कल भी चैप्टर में जाना था कि जो ध्रुव हैं वो स्थिर हैं, निश्चित हैं, वो यहीं पर रहेंगे। तो उनकी जो वहाँ पर रोशनी सूर्य की जाती है तो क्या होता है, 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने रात रहती हैं। तो यहाँ देखेंगे आप आगे 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत बोलते हैं। जो 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ पर क्या होता है, जो दिन होते हैं लंबे होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो गर्मी के मौसम में ऐसा होता है, आप यहाँ पे देखेंगे। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर अयनांत कहा जाता है। ऐसी ही स्थिति
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर होती है। यानी कि किरणें कहाँ पर गिरनी शुरू हो जाती हैं 22 दिसंबर को? सीधी किरणें कहाँ पर गिरती हैं? मकर रेखा पर। 21 जून को कहाँ पर गिरती हैं? हमारी कर्क रेखा पर। तो यहाँ हम याद रखेंगे कि सबसे लंबा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में माना जाएगा 21 जून को। वहीं दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन माना जाता है वह 22 दिसंबर को माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं और सीधी गिरने के कारण जो है सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं और हमारी जो ऊष्मा है वहाँ पर अधिक प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पे हमने जान लिया कि जो है सूर्य की किरणें जो हैं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सीधी गिरती हैं मकर रेखा पर। अभी कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं से ही संबंधित हैं। यहाँ हम जान लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन एवं छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। वहाँ पर दिसंबर माह में ऐसा होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। जब ये स्थिति होती है, जब दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी स्थिति होती है, लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती हैं, तो उसको दक्षिण आयनांत बोला जाएगा। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आप यहाँ पर कई बार देखते हैं कि 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर को। तो अब ये इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बहुत भयंकर ठंड पड़ रही होती है। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है। और जो ऑस्ट्रेलिया जो हमारा महाद्वीप है, हम महाद्वीपों के बारे में अपने अगले वाले चैप्टर में जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भूगोल का ही। तो महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण वहाँ पर हमारा क्रिसमस का जो पर्व है गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे दिन हैं जो कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। यहाँ पर आप देखना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। तो विषुवत जो हमारा वृत्त है उस पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं 21 मार्च को और यहाँ पे 23 सितंबर को। तो चलिए जानते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमारे पृथ्वी की परिक्रमण से संबंधित हैं। यहाँ पर हमने जाना कि जो 21 मार्च है और 23 सितंबर का जो दिन है, दोनों दिनों को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। अब पूछा जाए विषुव क्या है? विषुव दिन और रात के बराबर होने की स्थिति को हम क्या कह रहे हैं? विषुव कह रहे हैं। और वो कौन से दो दिन होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसे दो दिन आते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ रही होती है और दिन और रात बराबर होते हैं। अभी यहाँ देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु आ जाती है। तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतुएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत पड़ती है। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो वहाँ पर शरद ऋतु होती है, सर्दी का मौसम होता है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी की परिक्रमण और ऋतुओं से संबंधित कुछ
अन्य फैक्ट्स यहाँ पर हैं। 21 मार्च को इस स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाती है। ये हमने जान लिया कि ये इसके विपरीत रहती है मौसम वहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दिन और रात कौन सी गति से, तो आप बता सकते हैं दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति से होते हैं, और जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह पृथ्वी की परिक्रमण वाली गति से ऋतुओं का बदलना होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्र लगाया जाता है परिक्रमण कहलाती है वह गति, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है तो वह गति घूर्णन कहलाती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा और छोटा सा ये हमारा पाठ था, और इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिनको हमने जाना कि पृथ्वी की घूर्णन गति, उसकी परिक्रमण गति से क्या क्या हमारी मौसम में ऋतुओं में बदलाव आता है, दिन रात बनते हैं, और कौन कौन से दिन हमारे छोटी रातें हो जाती हैं और बड़े दिन हो जाते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में मौसम हमेशा विपरीत रहता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में ठंड है तो दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पर गर्मी होगी। इतना आज के इस चैप्टर में हमने जाना। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।